एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। सर्द दिसंबर की सुबह थी। कैफे के शीशे पर फुहारों ने कोहरे की सी परत चढ़ा दी थी। अंदर भुनी हुई कॉफी बीन्स की महक और स्टील के बर्तनों की ठुनक भीड़ के शोर में घुल रही थी। माफ करना सर, ये टेबल पहले से बुक है। वीकेंड है तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। क्या आप दूसरी टेबल पर शिफ्ट हो सकते हैं? वेटर ने कोने की खिड़की वाली टेबल पर बैठे एक व्यक्ति से विनम्रता से कहा। वह आदमी, जिसकी उम्र 40 के आसपास रही होगी, एक सफ़ेद शर्ट और नेवी ब्लू जैकेट में लैपटॉप की स्क्रीन से चिपका हुआ था। उसके सामने कॉफ़ी का आधा पिया हुआ कप था और बगल में एक डायरी रखी थी जिस पर प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट लिखा था। उसने बिना सिर उठाए हाथ हिलाकर कहा, बस 5 मिनट, फाइनल टच कर रहा हूँ सर। लेकिन परिवार? कोई बात नहीं भैया, उसे परेशान मत करो। हमें बस 15 मिनट का ठहराव है। मेरे पति आ रहे हैं पिक करने के लिए। वेटर के ठीक पीछे से एक महिला की आवाज़ आई जो मुलायम थी, लेकिन उसमें इतना भरोसा था कि मना करना मुश्किल था। वेटर ने राहत भरी मुस्कान दी और चला गया। रिया ने अपनी 4 साल की बेटी अरा को बिठाया। उसने बच्ची को का पिंक मफलर ठीक किया। उसके गालों पर हल्की सी बर्फ जैसी ठंडक थी। बैठो गुड़िया, गरम चॉकलेट मंगवाती हूँ। अरा की निगाहें मेन्यू कार्ड पर लग गईं, जहाँ चॉकलेट केक की तस्वीर थी। रिया ने अपनी साड़ी समेटी, अपनी क्लासिक घड़ी देखी और सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। सामने बैठा शख्स आदित्य जल्दी से काम निपटाने की जल्दी में था, लेकिन जैसे ही रिया बैठी उसके आसपास की हवा बदल गई। उसने लैपटॉप बंद किया और धीरे से सिर उठाया। हल्की केसरिया रंग की साड़ी, ऊपर स्लेटी रंग का कोट, एक हाथ में चांदी की पतली चूड़ियाँ और दूसरे में वही घड़ी जो उसने उसे 7 साल पहले एक साधारण से बक्से में दी थी। बालों में सफ़ेद बूंदी वाला क्लच था और चेहरे पर वही सादगी, लेकिन अब उसमें एक अलग तरह का ठहराव था। वह पहले से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, वह बस पूरी थी। आदित्य की धड़कनें बढ़ गईं। उसके हाथों ने लैपटॉप का ढक्कन पकड़ रखा था, मानो वह कोई ढाल हो। कितने साल हो गए? 7 साल या 7 जन्म। रिया ने अपना बैग टेबल पर रखा। जैसे ही उसकी नजरें उठी, वह ठिठक गई। उसने एक बार अपनी बेटी की तरफ देखा जो अब मेन्यू पर उंगली फेर रही थी। फिर सामने देखा। उसने आदित्य को देखा। पलकें नहीं झपकी। कोई सदमा नहीं था, बस एक पल भर का सन्नाटा था, जैसे किसी पुरानी किताब का वह पन्ना खुल गया हो जिसे बंद रखना तय था। वेटर आया। रिया ने अरा के लिए हॉट चॉकलेट और खुद के लिए ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की। आदित्य अभी भी उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुस्कुराए या नजरें चुराए। रिया ने अरा के सिर पर हाथ फेरा, फिर बड़ी सहजता से आदित्य की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई पुरानी शिकायत नहीं थी, बस एक हल्की सी सीमा बनाए रखने वाली मुस्कान थी। नमस्ते आदित्य, कैसे हो तुम? आदित्य जैसे अचानक धरती पर आया। उसने हड़बड़ी में लैपटॉप पूरी तरह बंद किया, गला साफ किया। मैं ठीक हूँ रिया। तुम कैसी हो? उसकी आवाज़ में घबराहट और बरसों पुरानी पहचान का मिश्रण था। बस ठीक हूँ, अपनी धुन में रिया ने कहा। आदित्य की नज़र अरा पर गई। लड़की अपनी गुलाबी टोपी के धागे से खेल रही थी। उसके गले में वह गांठ और कस गई। उसने सोचा, काश, लेकिन काश का कोई मतलब नहीं होता। ये तुम्हारी बेटी है? उसने पूछा। हालांकि जवाब तो उसे पता था। हाँ, अरा 4 साल की हो गई। रिया ने अरा का हाथ पकड़ा। अरा, अंकल को हाय बोलो। अरा ने मासूमियत से देखा और हेलो कहकर फिर मेन्यू में खो गई। आदित्य ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ सूख गए। उसने अपनी कॉफ़ी का कप उठाया, फिर रख दिया। तुम्हारी शादी कब हुई? 5 साल पहले, एक छोटे से समारोह में, बस अपनों के बीच, रिया ने बताया, जैसे वह कोई रोजमर्रा की बात कह रही हो। आदित्य ने सोचा, वही तो थी रिया, हमेशा सरल, हमेशा शांत। उसके दिमाग में 7 साल पुरानी वह रात आ गई। बारिश की आवाज़ के बीच उसने रिया से कहा था कि वह रिलेशनशिप के बंधन में नहीं बंधना चाहता। उसे अपनी कंपनी के लिए दुनिया घूमनी थी, न्यूयॉर्क और लंदन के बाजार जीतने थे। उसने कहा था, तुम मेरा फोकस डिवर्ट करती हो रिया, मैं अभी सेटल नहीं हो सकता। रिया ने चुपचाप सुना था, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी उसकी उंगलियां छोड़ दी थी। उसने कोई दृश्य नहीं बनाया था, कोई फोन नहीं किया था। बस एक शाम वह उसकी जिंदगी से निकल गई, जैसे कोई किताब का पन्ना पलटा हो।
आज आदित्य के पास वह सब कुछ था। एक सफल आर्किटेक्चर फर्म, शहर की सबसे ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर ऑफिस, एक बड़ा सा घर जहां सिर्फ उसकी परछाई रहती थी। शोहरत थी, लेकिन शाम को जब वह अकेला उस घर में लौटता तो उसे एहसास होता कि वह जिस आज़ादी के लिए दौड़ा था वह अकेलेपन की कैद थी। और तुम्हारे पति वो क्या करते हैं? आदित्य ने पूछा। उसकी उंगलियां कॉफी के कप की गर्माहट में राहत ढूंढ रही थी। वरुण, वो एक शिक्षक हैं, संगीत विद्यालय में, बहुत शांत और सुलझे हुए इंसान हैं, रिया ने कहा और उसकी आंखों में एक नरमी आ गई जो आदित्य ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हें पता है, मैं हमेशा एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप खोलना चाहती थी। वरुण ने ही मुझे उस सपने को हकीकत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। हमने पिछले साल ही खोली है, द सेकंड कप, शहर के दूसरे छोर पर। वो वहाँ शाम को आते हैं और गिटार बजाते हैं। ग्राहक बहुत प्यार करते हैं उन्हें। आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। रिया का सपना, वह तो उसके सामने भी कभी कहा करती थी, आदित्य, एक दिन मैं एक कैफ़े खोलूंगी जहाँ सिर्फ कॉफ़ी नहीं कहानियाँ बिकेंगी। और वह हंसकर कहता था, कहानियाँ नहीं बिकती रिया, बिजनेस प्लान बनाओ, प्रैक्टिकल बनो। उसने उसके सपने को टाइम पास कहकर उड़ा दिया था और आज किसी और ने उस सपने को हकीकत की जमीन दी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आदित्य ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक भारीपन था। तुमने वो कर दिखाया जो कभी सोच नहीं सकता था। मुझे लगा था शायद तुम मुझसे नफरत करती होगी या कम से कम मुझसे बात तक नहीं करोगी। जो मैंने किया वो बहुत स्वार्थी था। रिया ने अपनी कॉफ़ी का घूंट लिया। उसका चेहरा एकदम स्थिर था, न तो गुस्सा था, न कड़वाहट, और न ही उसे नीचा दिखाने की कोई चाहत। उसने खिड़की के बाहर देखा जहाँ एक बुलबुल पेड़ की डाल पर बैठी थी। फिर वह बोली, नफरत तो उनसे होती है आदित्य जिनसे उम्मीद बची हो। आदित्य का दिल धड़कना भूल गया। शुरुआत के कुछ महीने बहुत मुश्किल गए। रिया ने आगे कहा, मुझे लगा शायद मैं काफी नहीं थी, शायद मुझ में कोई कमी थी कि तुम मेरे साथ ठहरना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर एक दिन मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, बारिश देख रही थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों की मंजिलें ही अलग थी। तुम उस हवा की तरह थे जो बहना चाहती है बिना रुके, और मैं उस धूप की तरह थी जो अपनी जगह पर खिलकर ही गर्माहट दे सकती है। तुमने अपनी मंजिल चुनी और मैंने अपनी। उसमें नफरत कैसी? आदित्य ने आंखें बंद कर ली। उसे वह दिन याद आया जब रिया ने उसे फ़ोन किया था। आखिरी बार उसने कहा था, आदित्य, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और उसने उसी अहंकार में कहा था, रिया, मैं मीटिंग में हूँ, ड्रामा मत करो। उसने फ़ोन रख दिया था। उसके बाद रिया ने कभी फ़ोन नहीं किया। उसकी माँ गुजर गई और रिया अकेले ही उस दौर से गुजरी। ये बात उसे बहुत बाद में पता चली, जब तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हारे लिए नहीं आ सका रिया। उस वक्त आदित्य की आवाज़ भर्रा गई। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था। रिया ने गहरी सांस ली। हाँ, तुम नहीं आ सके, लेकिन उस दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं खुद के लिए आऊँगी, और मैं आई। उस दुख ने मुझे तोड़ा नहीं आदित्य, उसने मुझे जोड़ा। उसने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब किसी के पीछे दौड़ना नहीं, बल्कि अपनी जगह पर खिलना है। इस बीच आरा ने अपनी हॉट चॉकलेट पी ली थी और अब कैफे के शीशे पर अपनी उंगली से चित्र बना रही थी। तभी कैफे का दरवाजा खुला और अंदर एक आदमी दाखिल हुआ। वह लंबा था, दाढ़ी रखता था, हाथ में एक पुराना गिटार था और दूसरे हाथ में अरा के लिए एक गुलाबी गुब्बारा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और जैसे उसे घर लौटने की खुशी हो। अरा चिल्लाई, पापा, और दौड़कर उससे लिपट गई। वरुण ने अरा को उठाया, गुब्बारा थमाया और रिया की तरफ देखा। उसकी नज़र आदित्य पर पड़ी, एक पल के लिए रुका, फिर रिया की तरफ देखा, जिसने बहुत ही शांति से कहा, वरुण, ये आदित्य है, पुराने दोस्त। वरुण ने सिर हिलाया, कोई सवाल नहीं किया। उसने अरा को नीचे उतारा, आदित्य की तरफ हाथ बढ़ाया। नमस्ते, रिया ने आपके बारे में बताया है, शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें कोई दिखावा नहीं था। वह सिर्फ एक आदमी था जो अपनी पत्नी को लेने आया था और उसने उसके अतीत को बिना किसी जहर के स्वीकार कर लिया था। आदित्य ने हाथ मिलाया। उसने वरुण की आंखों में देखा
उसमें कोई चुनौती नहीं थी, बस एक साफ सुथरी शांति थी। उसे समझ आ गया कि रिया को यही चाहिए था, एक ऐसा इंसान जो उसे उसकी पूरी अधूरी कहानी के साथ स्वीकार करे, जो उसके सपनों को प्रैक्टिकल की कैंची से ना काटे। अच्छा, हम चलते हैं, रिया ने अपना कोट पहनते हुए कहा। उसने अरा का हाथ पकड़ा, फिर आदित्य की तरफ देखा। अपना ख्याल रखना आदित्य, और हाँ, कभी 10 सेकंड कब आओ तो बताना, तुम्हारी कॉफी मेरी तरफ से होगी। आदित्य ने सिर हिलाया। वह कुछ कहना चाहता था, शायद माफ करना, शायद मैं अब भी, लेकिन उसके होठों पर कोई शब्द नहीं आया, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। रिया, वरुण और अरा कैफे से बाहर निकले। वरुण ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और अरा गुब्बारा लहराते हुए उनके बीच उछल रही थी। आदित्य खिड़की से उन्हें जाते हुए देखता रहा। वे तीनों एक साथ थे, पूरे थे। उसने देखा कि रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी मंजिल उसके आगे थी, उसके साथ थी। आदित्य ने अपनी ठंडी कॉफी पी। वह कड़वी थी, लेकिन उसने पूरी पी ली। फिर उसने अपना लैपटॉप खोला। डायरी में कहीं लिखा, प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट के बगल में उसने एक नया टाइटल लिखा, द सेकंड चांस। उसने सोचा, शायद अब वह भी रुकना सीखे, शायद अब वह भी अपनी जगह पर खिलना सीखे, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता वो नहीं होती जो बैंक बैलेंस में होती है, बल्कि वो होती है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दे। कैफे की बाहरी बत्तियां जल गईं। सर्द हवा चल रही थी, लेकिन अंदर एक और शुरुआत की गर्माहट थी। दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।